हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। आज सुबह सुबह हम कॉफी पीने वाले हैं सुमित जैन भैया के साथ कॉफी विद सुमित जैन पर। ज्योतिर्मय के मंच पर कॉफी विद सुमित जैन का आनंद अलग है और पिछले कुछ वीडियोस में जिस तरीके से हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे ऑडियंस ने जिस तरीके से हमें सुना और सराहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित भैया की तरफ से भी मैं शुक्रिया बोल देता हूं। अब मजे की बात ये कि सुबह मैं सो के उठा तो उस टाइम भैया ने डांट लगा के कहा कि दुनिया जाग रही है तो सो रहा है। लेकिन सवाल एक उठ रहा है कि एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर किलिंग द होल वर्ल्ड। आंखें तो खुली कि यार ये क्या मामला है, चलो फटाफट से। तो सवाल जब उठा तो मेरे दिमाग में भी बात आया कि बिल्कुल बात तो सही है कि अमेरिका जो है वो दुनिया में अपने सामने किसी भी पावर को टिकने नहीं देता। जैसे चाहे आप अमेरिका के दोस्त हैं चाहे दुश्मन हैं। मेरे को हेनरी किसिंजर की एक स्टेटमेंट याद है कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो आपको डरना चाहिए, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो वो आपके लिए विनाशकारी है। मतलब यानी वो धमकी दे रहा है अपने दोस्तों को कि अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो डबल क्रॉस करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि दुश्मनों से तो मैं लड़ रहा हूं, तुम्हें तो बिल्कुल खत्म कर दूंगा। इस तरीके का एटीट्यूड रखने वाला एक कंट्री क्या चाइना के इकोनॉमिक राइज को बर्दाश्त करेगा? और मजे की बात यह है कि ये स्टेटमेंट कहने वाला हेनरी किसिंजर था, और उससे ज्यादा मजे की बात, हेनरी किसिंजर ने ये जो स्टेटमेंट कही थी ये सबसे पहले चाइना के कंटेक्स्ट में ही कही थी। अब उसके बाद जब ये कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट कही तो ऑब्वियस सी बात है, हम तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन अमेरिका ने, इसमें कोई दो राय नहीं, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो यूएसएसआर को हराने के लिए चाइना की भर भर के मदद की, और ऐसा माना जाता है कि चाइना की मदद से यूएसएसआर को खत्म किया गया। आज वही रशिया चाइना पर डिपेंडेंट है और हम कहीं ना कहीं कह रहे हैं वो रशिया स्ट्रगल कर रहा है इस चाइना के चंगुल से बाहर निकलने की, लेकिन नहीं निकल पा रहा। लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी समझना पड़ेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद चाइना का जिस तरीके से इकोनॉमिक राइज हुआ, अमेरिका अपनी वॉर ड्रिवन इकोनॉमी पर जिस तरीके से चलता रहा और चाइना जिस तरीके से एक के बाद एक करके राइज करता रहा और बड़ी तेजी के साथ राइज करता रहा, तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली चाइना किस लेवल पर ताकतवर हुआ कि आज अमेरिका उससे लड़ रहा है, लेकिन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड या ब्लेड अमेरिका के पास है, जो शायद चाइना को तो कम कट मार पा रहा है, लेकिन खुद को, अमेरिका को उसने इतना घायल कर दिया कि अगर हम अमेरिका के जो ट्रेड डेफिसिट है या यूं कहें डेट है, तो वो डेट इस चाइना से लड़ने के चक्कर के अंदर $37 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, और सर्वाइवल कॉस्ट जो है उसकी वो हैंडल नहीं हो पा रही, फिर भी लड़ रहा है। हालत, कल भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर देखी गई कि चाइना के पास अगर नेवल शिप्स 350 हैं तो अमेरिका की यह हालत है कि नेवल शिप्स जो है वो 290 है, वो भी धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहे हैं, और बाकी जो नए वॉरशिप्स बनाने की जो प्रोजेक्ट हैं वो 3 साल तक फेल हो गए हैं। इसी तरीके से आप एयरफोर्स की भी देखें, मिलिट्री की भी देखें, और जिस तरीके से अमेरिका अलग अलग जगह पर जहां उसके स्ट्रांग होल्ड्स थे उनसे बैक ऑफ कर रहा है, और उसके बाद इकोनॉमिक वीकनेस की वजह से जिस तरीके से अमेरिका के जो फ्रेंड्स हैं वो अमेरिका से ट्रस्ट लूज कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जापान है, इसका दूसरा बेस्ट एग्जांपल ताइवान है, इसका तीसरा बेस्ट एग्जांपल फिलीपींस है, जिसको अमेरिका ने यहां तक वादा कर रखा है कि तेरे ऊपर हमला मैं अपने ऊपर हमला मानूंगा। तो फिलीपींस को पहली बार $37 बिलियन अपने वेपन डेवलपमेंट के या वेपन को परचेज के ऊपर खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसे लग रहा है अमेरिका उस स्टेज पर नहीं खड़ा हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर चाइना को देखें, चाइना इज लाइक अ ड्रैगन, चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। खबरें आती हैं, शोर मचता है कि चाइना गया चाइना गया चाइना गया। हमें भी लगता है जिस तरीके से रियल एस्टेट कंपनीज गिर रही हैं, जिस तरीके से कंपनियां डूब रही हैं, इवन बहुत सारे मामलों में चाइना अपनी ही कंपनी को खत्म कर रहा है। अलीबाबा इसका बेस्ट एग्जांपल है। इवन बहुत सारे मामलों में अपने मंत्री भी गायब कर देता है, या गायब नहीं करता तो हो जाते हैं। सब तरफ से चाइना भी, भाई वॉर के अंदर दोनों तरफ से एक दूसरे को मारकाट मची हुई होती है, लेकिन
ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना की इस लड़ाई में असर पड़ रहा है दुनिया के बाकी देशों में। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका के बनाए हुए इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट थी। चाहे वो ट्रेड हो गया, चाहे वो ट्रेड के लिए जो भी सॉफ्टवेयर्स और इक्विपमेंट्स थे वो हो गए, चाहे इंटरनेट के सर्वर्स हो गए, चाहे आप इसमें उठाकर देखेंगे तो क्या नाम है जो जो क्या नाम है स्विफ्ट सिस्टम हो गया, चाहे इसके अंदर आप उठा के देखेंगे तो डॉलर हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो अमेरिका के कंट्रोल में हैं, सैंक्शंस से लेकर हर चीज की फॉर्म में। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी समझना चाहिए कि चाइना जो है इसके पैरेलली जो वर्कशॉप ऑफ दिस वर्ल्ड या फैक्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड बनकर उभरा और दुनिया को सस्ता या कैसा भी सामान प्रोवाइड करने में इतना कैपेबल हो गया, छोटी से छोटी चीज, चम्मच कटोरी से लेकर और रॉ मटेरियल से लेकर जो इंग्रेडिएंट से लेकर हर चीज में, कि दुनिया चाइना पर डिपेंडेंट हो गई। अब ये दोनों जायंट्स आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खत्म करने पर लगे हुए हैं और दुनिया की इकोनॉमी डूब रही है। इसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि इनकी लड़ाई पूरी दुनिया को कैसे खत्म कर रही है, पूरी दुनिया में आग लगी हुई है और यहां भारत कहां खड़ा है। सॉरी मैंने लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन सुमित भैया से इस मामले में तो सवाल, अगर टॉपिक लंबा है तो सवाल तो लंबा बनेगा ही भैया। तो सबसे पहले हम ये सवाल शुरू करेंगे कि वॉर है क्या, क्यों शुरू हुआ और किसने इसे ओपनली शुरू किया? क्या बुश ने, क्या ओबामा ने, ट्रंप ने, बाइडन ने, किसने? अरे जी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जिंदगियां, हमारे फ्यूचर इस क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हैं और ये कैसे इफेक्ट भी करते हैं हमारी हर चीज को। पहली बात यह है कि ये जो वॉर है ये शुरू किया किसने? ओबामा के टाइम पर, बुश के टाइम पर, क्लिंटन के टाइम पर ये वॉर नहीं शुरू हुआ। तब तो पिंगे पड़ रही थी, सारे इकट्ठे बैठकर एक ही थाली में खाने वाले लोग थे, तुसी भी खाओ असी भी खाने, वो वाला हाल था अमेरिका का और चाइना का। चाइना को भी यही भाषा सूट करती है कि जो भी कोई इनके साथ बैठकर मिलकर खाना चाहता है, दे आल्सो गिव यू अ रेड कारपेट। लड़ाई शुरू हुई ट्रंप के आने पे। ट्रंप ने बोला कि भाई मैं आपको माल जब एक्सपोर्ट करता हूं, आप 25% इसके ऊपर मुझे ड्यूटी लगाते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन जब चाइना अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है तो सिर्फ 2.5% ही ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट की ड्यूटी। जबकि ओरिजिनली जो एग्रीमेंट था वो 2.5 और 2.5 का ही एग्रीमेंट था दोनों तरफ। चाइना ने बड़ी खूबसूरती के साथ डॉट हटा दिया और अमेरिका में कोई बोला भी नहीं ओबामा के टाइम पर। क्यों? आपको भी मालूम है पैसा कहां पे चढ़ता था, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और जो बाइडन है वो इस सारी डील्स के अंदर शामिल था। हंटर बाइडन इन्वॉल्व था, पैसे जाते थे महीने के हजारों लाखों करोड़ रुपए उनके हंटर बाइडन के अकाउंट्स के अंदर। तो ये सारी तो होगी हिस्ट्री। दैट मींस ओबामा के टाइम तक तो बहुत बढ़िया था। ट्रंप के आने के बाद हंटर बाइडन ने अमेरिका बेच दिया। हंटर बाइडन तो मोहरा है, पीछे पापा बैठे हैं। बराक ओबामा एंड बाइडन, बड़े वाले, इन दोनों ने मिलकर चाइना को मन मर्जी करने दी। और बाइडन जो ओबामा है, ही वाज द वन हु सेड कि भाई हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत क्या है, जब चाइना में इतना सस्ता बनता है। तो सारी फैक्ट्री वालों को बोला भी गया था ओबामा के टाइम पर, गो एंड शिफ्ट योर फैक्ट्रीज टू चाइना। अब आप सोच के देखिए, जब आपका अपना प्रेसिडेंट आपकी कंट्री की कंपनीज को बोले कि आप जाके चाइना में बनाइए, यहाँ पे इतना महंगा बनाने की जरूरत क्या है, अगर थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो भी जाएगी तो फर्क क्या पड़ता है। यही लैंग्वेज राहुल गांधी भी बोलता है, हमें मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत क्या है मेक इन इंडिया की, जब चाइना इतना सस्ता बना रहा है, व्हाई डोंट वी बाय इट फ्रॉम चाइना इटसेल्फ। ये जो देशद्रोही होते हैं ऐसे ही होते हैं। और बाइडन ने भी, जब ट्रंप आया, ट्रंप ने रिवर्स किया कि नहीं, मुझे सारी मैन्युफैक्चरिंग अपने अमेरिका में करनी है। अमेरिका फर्स्ट का नारा उसी ने दिया था। आज हम भारत फर्स्ट की बात करते हैं, अमेरिका फर्स्ट का नारा ट्रंप ने दिया था। और उसने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो चाइना की थी वो थी स्टील की इंडस्ट्री, उसके ऊपर लात मारी, उसके ऊपर ड्यूटी 25% कर दी। उससे जो अमेरिका की, जो अमेरिकन स्टील जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी
कंपनी थी वो बंद पड़ी थी, उसको रिवाइव किया, क्योंकि चाइना से माल आना बंद हो गया, उसने अपनी कंट्री की चीजों को रिवाइव करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स ए ट्रेड वॉर जो शुरू पहले हुआ था, ट्रेड वॉर। इट वाज जस्ट लाइक कि तुम भी बनाओ हम भी बनाते हैं, लेकिन इट शुड बी अ पैरेलल प्लेइंग फील्ड बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। जो ट्रंप है उसका कभी भी इंटरेस्ट ये नहीं था कि वो चाइना को खत्म करे। उसको था यार तुम जो दादागिरी अपनी बना रहे हो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अपने कंट्री के लिए। यहां तक इट वाज जस्ट अ ट्रेड वॉर। लेकिन उसके बाद जब उसने देखा कि भाई ये मेरे साथ बोली जा रहे हैं 2018 से कि हम नेगोशिएट करेंगे, बट दे वर चाइनीज वर वेटिंग फॉर 2020 कि 2020 में कुछ भी करके ट्रंप को हराना है और जो अगला प्रेसिडेंट है वो तो हमारी बात सुनेगा। तो वो 2 साल उन्होंने ट्रेड के ऊपर कोई सिग्नेचर ही नहीं किए, लंबी लंबी मीटिंग्स करते रहे 10-10 दिनों की चाइना वाले, लेकिन कुछ साइन नहीं किया। तो ट्रंप को पता लग गया कि भैया ये मेरे साथ या अमेरिका के साथ डबल गेम प्ले कर रहे हैं। उसने भी जाने से पहले कुछ और हरकतें करी जिसके कारण यहां पर हालत खराब हो गई चाइना के अंदर। अब आया बाइडेन। बाइडेन ने आके कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश करी चाइना के साथ, लेकिन नहीं हो पाई बिकॉज पॉलिसीज ही ट्रंप की ऐसी बनाई हुई थी। उसके बाद चाइना ने भी अमेरिका को कुछ आंखें दिखाई, बाइडेन को भी, कि बेट पप्पू लेके आने वाला तो तुझे हम है और तू हमें ही आंखें दिखा रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अमेरिका जो भी है वो किसी की भी कोई भी हो, बेशक पैसे खाए हो, वो आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकता बिकॉज कंट्री में जो उनका इकोसिस्टम है पूरा वो आपको जो बोलते हैं ना कि चीर हरण कर देता है आपका टीवी के ऊपर आकर। तो अमेरिका को भी कुछ स्टेप्स लेने पड़े। अब आज वो बात करेंगे कि उन्होंने कई स्टेप्स लिए अमेरिका ने उस वक्त, जिसका आज जो प्राइस है वो पूरा एशिया पूरा वर्ल्ड पे कर रहा है। वो कैसे है आप देखिए 2021-22 के बाद जब से कोविड खत्म हुआ या कोविड चल रहा था, अमेरिका के पास कोई रीजन नहीं था कि वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना शुरू करे। उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो बहुत लो था ट्रंप के टाइम पर उसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने बोला कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, फिर उन्होंने बोला कि हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो हमें अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुद्दा सिर्फ अपना ही नहीं था, मुद्दा कुछ और था। मुद्दा था कि जो चाइना की कंपनीज हैं इन्हें ब्लीड कैसे किया जाए ताकि चाइना हमारे कदमों में आएगा जैसे ही ये ब्लीड होना शुरू होंगे। अब अमेरिका के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने से चाइना ब्लीड कैसे होता है, पहले आप ये सोचिए। 2 तरीके हैं। जब जब अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं यार जब मुझे अमेरिका में जो यूएस डॉलर एक बड़ी स्टेबल करेंसी है उसके अंदर हाई रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में, मुझे दूसरे कंट्री से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्या है। तो उन सारे इन्वेस्टर्स ने, स्टॉक मार्केट है, कोई प्रॉपर्टीज में पैसा लगाया हुआ है, कोई कंपनीज में पैसे लगाए हुए हैं, उन्होंने उसको विड्रॉ किया और अमेरिका में पैसे लगाने शुरू कर दिए। उससे क्या हो गया, उससे ये इस कंट्रीज के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब हमारी करेंसी डी वैल्यू हुई थी, एकदम से 75 से 80 चली गई थी, तो सारे ऑपोजिशन ने हल्ला किया था। तब सीतारमण जो है हमारी हैं सीतारमण जी, इन्होंने बोला था इंडियन रुपी इज नॉट बिकमिंग वीक, अमेरिकन डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। आपको याद होगा ये स्टेटमेंट आई थी और ऑपोजिशन ने बड़ा मजाक उड़ाया था इसके ऊपर और हमारे लिब्रांडू सारे शुरू हो गए थे ये क्या मतलब हुआ। अब क्योंकि उनको अकल कम है और सिर्फ हल्ला करना है, अब मैं आपको वो भी समझाऊंगा कैसे होता है। अमेरिकन डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया से पैसे को खींचना शुरू कर दिया। पहली बात तो ये, ताकि अमेरिकन डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाए और यहां पर कंपनीज ब्लीड हो। ब्लीड कैसे होंगी, जब आपकी करेंसी डी वैल्यू होती है तो आपकी इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, आपकी रॉ मटेरियल परचेज महंगी होती है, आपकी एक्सपोर्ट भी हिट होती है। इसी कारण जो आज चाइना की एक्सपोर्ट्स हिट हुई हैं बिकॉज इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट ही बढ़ गई है। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ गई तो आउटपुट भी महंगी होगी, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स हिट हुई हैं, पहली बात। दूसरा, इन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया उसका रीजन था कि जो बैकबोन है चाइना की इकोनॉमी की वो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट कंपनीज जो 26 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, आपको हैरानी होगी, इनका जो डेट है जो इन्होंने यूएस डॉलर में पूरे वर्ल्ड से लिया है दैट इज 1000 बिलियन डॉलर्स, यानी कि $1 ट्रिलियन का लोन
26 बड़ी कंपनीज ने मिलकर उठाया हुआ है पूरी दुनिया से। अब जब आपने लोन लिया डॉलर में, तब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 3 या 4%, 10-15 साल पहले। बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाया, लोन मार्केट से पैसा उठाया, 4-5% पे आपने लोन उठा लिया। तब चाइना में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 15% था। तो इनको लगा कि अब जो करेंसी स्टेबल है इंडिया, यूएसए और आरएमबी की, तो क्यों ना ये पैसा वहां से उठाया जाए, उठा लिया। अब अमेरिका को मालूम था कि इनकी डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर है। अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं इंक्रीज कर दूं तो इनके ऊपर बोझ इतना पड़ जाएगा, ये अपने बोझ के नीचे ही दबकर मर जाएंगे रियल एस्टेट वाले। आप समझ गए? तो उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करके आज 5.25 5.5% पर ले गए अमेरिका में। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डॉलर टर्म्स में जो चाइनीज कंपनीज 4% पे कर रही थी, आज उन्हें 8% पे करना पड़ रहा है। अब आप सोच के देखिए, $1 ट्रिलियन के ऊपर 8% का मतलब हो गया $80 बिलियन, जो सिर्फ इंटरेस्ट में पे करना है चाइनीज कंपनीज को। इसीलिए यहां पर जो रियल एस्टेट है वो दब रहा है, मर रहा है, बिकॉज इतना बड़ा हाई जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं कर पाते। रीजन एक तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज गिरनी शुरू हो गई हैं, गिरनी इन द सेंस बिकनी बंद हो गई हैं, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई है, ऊपर से कंपनीज ही ब्लीड कर रही हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा नहीं कर पा रही। दैट मींस बोझ के ऊपर बोझ पड़ता जा रहा है। यही अमेरिका का प्लान था। अब उनके चक्कर में सिर्फ चाइना को अपने कदमों में लेके आने के लिए अमेरिका ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन अपने कंट्री में भी उनकी प्रॉब्लम है कि वहां पर जो मॉर्गेज प्राइसेस हैं, वो जो लोगों ने 30 साल में वापस करने थे पैसे, अब तो वो 150 साल में पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि 3-4% वाला जो लोन है वो आज 8-9% पे पहुंच गया है अमेरिका के अंदर भी। दैट मीन्स चाइना को मारने के चक्कर में वो खुद मर रहा है। अब अमेरिका कैसे मर रहा है, अब या चाइना अमेरिका को कैसे मार रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक यानी मैं पहले वाले सवाल से एक सवाल पूछता हूं। पहले वाला सवाल ये था कि अमेरिका ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, अब यूं तो है नहीं सिर्फ चाइनीज कंपनी के लिए बढ़ा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया अमेरिका के खुद के लोगों के लिए भी, एक बात। दूसरी बात, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया यूरोप के अंदर भी। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इंपैक्ट है, क्योंकि डॉलर वापस जा रहा है, तो वो इंडियन इकोनॉमी भी पड़ा, और श्रीलंकन इकोनॉमी इसलिए डूबी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से डॉलर जब भागने लगा, करेंसी की वैल्यू गिर गई। इधर श्रीलंका गया, इधर से पाकिस्तान गया, उधर से मालदीव्स गया। अगर आप नॉट ओनली दिस, हालात देखोगे तो वो गए। नॉट ओनली दिस, अगर आप जापान देखेंगे तो जापान का पिछले 2 सालों में जो करेंसी है वो 50% नीचे गिर गई है। पिछले 2 महीनों में, ओनली 2 months, इट हैज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। आज एक यूएस डॉलर के बदले में जो जापानीज येन है वो 158 पर है, जो कभी भी 98 और 101 के बीच में रहता था, आज 158 के ऊपर है। ये लोएस्ट है पिछले 30 सालों में। अगर आप कोरियन वॉन को देखेंगे वो नीचे गिर गया, इंडियन रुपी को देखेंगे वो 74, 75, 72 के ऊपर था, आज 83, 84 के ऊपर है। इंडोनेशिया का रुपया है वो नीचे गिर गया, वियतनाम का डोंग है नीचे गिर गया, फिलीपींस का पैसो है नीचे गिर गया। आप एशिया की कोई भी करेंसी ले लीजिए, सारी करेंसी नीचे गिर गई हैं। और ये कंट्रीज कौन सी हैं? जापान है, कोरिया है, जो एलाइज हैं अमेरिका के। यानी कि चाइना को मारने के चक्कर में अपने ही एलाइज को भी मार दिया, परवाह नहीं है। और अपने बंदों को मार दिया तो परवाह नहीं है। यस। तो ऐसा मत, जैसा आप बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगले कुछ दिन के अंदर एक पिछले 2008 में तो एक लेमन ब्रदर गया था, इस बार तो 40 जाने वाले फिर तो अमेरिका के अंदर। अभी क्या है, लेमन ब्रदर्स का इश्यू कुछ और था, अभी इश्यू लेमन ब्रदर का नहीं। लेमन ब्रदर्स का इश्यू समथिंग डिफरेंट था, लेकिन जैसे बैंक गिरा, ऐसे फिर अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता रहा और अमेरिका के अंदर लोगों के पास अब वो जो पैसा था वो उस लेवल पर वापस नहीं कर पा रहे, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, रेट ऑफ जो मतलब इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, पेट्रोल वगैरह का, तो इसकी वजह से तो वो पैसे वापस नहीं कर पाएंगे। तो बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो एक पैनिक तो क्रिएट होगा ही होगा। और पैनिक जो है वो तो जब जब देखा गया है, पैनिक शेयर मार्केट से लेकर बैंक से लेकर सबको डुबोता है। शॉकवेव जो होती है, पैनिक जो होता है खासकर। आप बताइए, सॉरी मैं ज्यादा भूल गया। देखिए, अमेरिका में इतनी हड़कंप है इस वक्त कि पहले ब्लिंकन आया यहां पर, वो ब्लिंक करता करता वापस चला गया। फिर इनकी जो ट्रेजरी की हेड है येलन, वो यहां बन गई थी हेलन,
वो भी पूरा कैबरे करके गई है पूरा दिन लगाकर, उसके बाद लाल मुंह करके वापस गई है। अब मैं बताता हूँ रीजन क्या है। जब ब्लिंकन आया तो उससे पहले इन्होंने एक बोला कि भाई हम चाइनीज बैंक्स जो सपोर्ट करते हैं उन कंपनीज को जो रशिया को सपोर्ट कर रही हैं वॉर के अंदर, हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने वाले हैं। ब्लिंकन की विजिट से पहले इन्होंने सैंक्शन की बात करी थी चाइनीज बैंक्स के ऊपर। क्यों किया था? ताकि यहां पर बैंक्स ब्लीड करना शुरू कर दें। जब हेलन आई यानी कि येलन जब यहां पर आई उससे पहले जो रेटिंग थी एजेंसीज, उन्होंने चाइना के जो बॉन्ड मार्केट है उसको स्टेबल से नेगेटिव कर दिया। आपको याद होगा ये न्यूज आई थी, हमने कवर भी किया था इसको कि इनकी रेटिंग को नेगेटिव कर दिया गया है। अब ये क्यों किया गया था? रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले अपने जियो पॉलिटिक्स में और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में सबको आप अलग अलग नहीं कर सकते, सारा कुछ एक पैकेज होता है। ये थोड़ा टेक्निकल आज टॉपिक है लेकिन मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। पहले अमेरिका ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करना शुरू किया, फिर जो दूसरी हेजेमनी है अमेरिका की वो है रेटिंग एजेंसीज, उनसे इन्होंने इनको स्टेबल से नेगेटिव आउटलुक पे ले गए। रेटिंग नेगेटिव नहीं करी है, आउटलुक नेगेटिव किया है, यानी कि लोगों को बताने की कोशिश करी है कि चाइना थोड़ा सा ट्रबल में है। सिर्फ रेटिंग एजेंसीज को यूज किया ताकि जब ये रियल एस्टेट वाले दोबारा से मार्केट में पैसा लेने जाए, इन्हें या तो मिले नहीं, अगर मिले तो इतने हाई रेट पे मिले कि ये ले ना सके। अब रोकना जरूरी क्यों था? बिजनेस में एक चीज होती है, जब आपके पास वो पावर ना हो कि आप पुराने लोन को वापस कर सके, आप क्या करते हैं, एक बड़ा लोन और उठाते हैं, पुराने वाले को वापस कर देते हैं और एक चीज को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि नया लोन आपको अगले 5-10 साल के लिए दोबारा से मिल जाता है, आपके 5-10 साल और सिक्योर हो जाते हैं। उस चीज को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी हेजिमनी को यूज किया, रेटिंग एजेंसीज को, और आउटलुक को नेगेटिव कर दिया ताकि रियल एस्टेट वालों को नया पैसा ना मिल सके। तो पहले तो ब्लिंकन ने आकर सैंक्शन की बात करी, दैट मींस 3 चीजें इकट्ठी करने की कोशिश करी है अमेरिका ने, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद रेटिंग एजेंसीज, तीसरा सैंक्शन की धमकी ऑन चाइनीज बैंक्स। इन 3 चीजों से उनको तो लगता था कि भाई चाइना की तो रेट की हड्डी है रियल एस्टेट, वो टूट जाएगी। अब चाइना ने क्या किया इसको काउंटर करने के लिए, ये है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। जैसे ही अमेरिका ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना शुरू किया, उसके बाद सैंक्शन की बात करी, उसके बाद अभी ये वाला काम किया, चाइना के पास कुछ लीवरेज था जो अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था कि यार चाइना ऐसा काम करेगा। चाइना के पास 2 चीजें थी, एक $3.2 ट्रिलियन के रिजर्व पड़े थे, दूसरा था $1.3 ट्रिलियन के बॉन्ड उसने अमेरिका से खरीदे हुए थे, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स। उसने आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रेशर पड़ा, उन्होंने बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया। जब येलन यहां पर आई थी अभी पिछले हफ्ते, उसने आकर एक ही बात बोली, तुसी यार प्लीज साडे बॉन्ड ना बेचो। और चाइना तो चाइना है, उनको भी पता लग गया कि इसके पसीने आ रहे हैं माथे पे। उन्होंने उसके बाद $25 बिलियन के जो बॉन्ड से और बेच दिए और गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। एक तो काम ये कर दिया। अब एक इंटरेस्टिंग काम और किया है चाइना ने, जो अब किसी को भी पता नहीं है। यू आर द फर्स्ट पर्सन हु विल कम टू नो टुडे फ्रॉम भारत। वो ये है कि चाइना ने जो कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो डिपेंडेंट थी यूएस डॉलर के ऊपर, उनको बोल दिया कि भाई आपका डेट है अमेरिकन डॉलर में, आप एक काम करो, मेरे से डॉलर ले लो और अमेरिका के मुंह पे मारो। उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मेरा जो पैसा आपके वापस करना है वो आप मुझे युआन में वापस, युआन में वापस कर देना, यानी कि आरएमबी में जो मेरी करेंसी है इसमें वापस कर देना। आप डॉलर से बाहर निकल गए और मेरी करेंसी तो स्टेबल है ही है, मेरे से माल खरीदते जाओ, मैं आपसे रॉ मटेरियल खरीदता रहूंगा, हमारा ट्रेड भी बढ़ जाएगा और आपकी डिपेंडेंसी डॉलर से भी खत्म हो जाएगी। अब ये प्लान अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था कि भाई चाइना अपने डॉलर्स को ऐसे डंप भी कर देगा मार्केट में, मेरा डॉलर मेरे पास वापस भी आ जाएगा उतने प्राइस में जितने में मैंने इशू किया था, और ये सारी कंट्रीज जिसको मैंने अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखा हुआ था, ये चाइना के पाले में भी चली जाएंगी बिना कुछ किए। और मालदीव्स उसी का कड़ी का एक असर है। तो एक तीर से
चाइना ने इतने निशान कर दिए बिकॉज अमेरिका को ये था, अमेरिका करता क्या है? अमेरिका में आज की डेट पे जैसे कोरिया टूट रहा है, वियतनाम फिलीपींस टूट रहा है, जापान टूट रहा है। अमेरिका क्या करता है, वहां पे जो प्राइसेस हैं वो कम होती जा रही हैं, रियल एस्टेट नीचे जाता जा रहा है। जैसे ही वो टूट जाएगा, अमेरिका वहां जाकर सारी प्रॉपर्टीज को, बिजनेस को खरीद कर अपने पाले में कर लेगा, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे करना शुरू कर देगा। ये प्लान था अमेरिका का, और चाइना ने उसको काउंटर ही कर दिया, खत्म कर दिया उस प्लान को कि भैया चिंता मत करो, डॉलर को करो बाय बाय टाटा, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, पैसे मेरे से ले लो और मेरे साथ युआन में काम करते रहो। अब इसको काउंटर करने के लिए जेपी मॉर्गन ने कल बोला है कि वी ट्राई टू ब्लीड चाइना बट चाइना इज ब्लीडिंग अस। और ये लंबी गेम है, इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्च में कम करना पड़ना था अमेरिका को, वो कर नहीं पा रहा, बिकॉज जो रिजल्ट वो लेके आने की बात करता था कि चाइना को तो मैं ब्लीड कर दूंगा 1-2 सालों में, वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। जेपी मॉर्गन का आज की स्टेटमेंट है, आई फियर कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% तक जाने वाला है। जिस तरह की हालत चल रही है उससे नीचे में हम चाइना को मार नहीं सकते। अब आप सोच के देखिए, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अमेरिका में हो गया, कौन पहले ब्लीड करेगा? चाइना के पास तो अभी भी $2.8 ट्रिलियन के रिजर्व पड़े हैं जो वो फेंकने को तैयार है। वो बोलता है यार जब लड़ाई है तो लड़ाई है, लड़नी है तो लड़नी है। अगर मुझे अपने सारे रिजर्व तबाह भी करने पड़े, मुझे 2-3 साल लग जाएंगे। 2-3 साल में क्या अमेरिका खड़ा हो सकता है? जाता है या तो जंग में, या मतलब जब घर में शादी हो, घर में शादी हो, या तो तब उड़ाया जाएगा जो प्यार में होता है, और या फिर जंग में पैसा होता है कि सामने वाले को खत्म करना है। इसके अलावा पैसे का क्या काम है? वो तो रखा हुआ है सर, तो लेके नहीं जाएगा तो वहां काम आएगा ना। तभी मैंने आपको बोला था कि जो युद्ध है, ये जो इकोनॉमिक वॉर है, जो ट्रेड वॉर नहीं है, अभी इकोनॉमिक वॉर हो गई है। अब चाइना ने एक काम और भी कर दिया इसके साथ साथ, जो मैंने अभी बताया आपको, डॉलर डंप करना शुरू कर दिए। चाइना ने अपनी कंपनीज को, ये टॉपिक मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, कि जो फाइनेंशियल सुनामी है या वायरस है, उसको फैलाने के लिए चाइना ने अपनी रियल एस्टेट कंपनीज को बोल दिया, बेटा पैसा तो डॉलर में है, अमेरिकन बैंक से और प्राइवेट इक्विटी से है, वापस करने की जरूरत नहीं है। क्या है, $1 ट्रिलियन ही तो है, मत करो। हाँ, जो चाइनीज बैंक्स हैं उसको पैसा तुम वापस करते रहो। उसके लिए तुम्हें अपनी एसेट्स को कहीं बेचना पड़े, कोई नया पार्टनर लेके आना पड़े, अपनी एसेट को बेचकर चाइना में ही किसी कंपनी को बेचना पड़े, तुम कुछ भी करो। वांदा ने अपना स्टेक यूएई को बेच दिया, $60 बिलियन एक दिन में चाइना में आ गए रियल एस्टेट के अंदर। ऐसे ही बाकी की कंपनीज हैं, वो भी अपनी अपनी एसेट्स को बेच रही हैं, बेशक को एवरग्रैंड हो, बेशक को कंट्री गार्डन हो, कोई भी हो, सबने अपनी एसेट्स को बेचकर पैसे इकट्ठे किए और बैंकों को वापस कर दिए। यानी कि बैंकिंग स्ट्रक्चर को जो तोड़ना चाहते थे, डुबोना चाहते थे अमेरिका वाले चाइना के, वो फेल हो गया, पहली बात। दूसरा, अपना पैसा ही जो लोन में दिया है वो वापस नहीं आ रहा है। वाई? बिकॉज चाइना में एक रूल है कि जो एसेट्स हैं उसका पहला हक हमेशा चाइनीज बैंक्स का होता है। और उसका रीजन क्या है? मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज आर गवर्नमेंट ओन्ड, गवर्नमेंट की गारंटी थी पीछे, और जो बैंक है वो भी गवर्नमेंट ओन्ड है, अमेरिका की तरह प्राइवेट ओन्ड नहीं है। यानी कि अमेरिका, चाइना की रियल एस्टेट कंपनी चाइनीज, बैंक्स चाइनीज, गारंटी चाइनीज, फर्स्ट राइट चाइना का। तो तुसी कौन? अगर इनको बेचने के बाद कुछ पैसे बचेंगे हम दे देंगे आपको, लड़ते रहो केस 5 साल 10 साल, कौन परवाह करता है? तो चाइना ने 3 तरफ से अपने आप को सेफगार्ड कर लिया, अपनी रियल एस्टेट मार्केट को सेव करने के लिए। अब लास्ट पॉइंट एक और बताता हूं जो और भी ज्यादा मजेदार है। अमेरिका को लगता था कि जब रियल एस्टेट चाइना का डूबेगा, सबसे पहले हम वहां जाकर वो सारी एसेट्स को खरीद लेंगे, क्योंकि मिट्टी के भाव में वो हमें मिलेंगी। चाइना ने यहां पर अपने रियल एस्टेट वालों को बोल दिया, लैंड तो मैं ओन करता हूं एज अ गवर्नमेंट, मैं लैंड की प्राइसेस को कम नहीं होने दूंगा, तुम घर के प्राइसेस को कम नहीं होने दो। नहीं बिकता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं। मकान नहीं बिकते कोई चक्कर नहीं है। वो भारत में बड़े बड़े विद्वान चाइनीज एक्सपर्ट वो क्या बोलते हैं, वो गया जी गया, चाइना में तो रियल एस्टेट बिक नहीं रहा, वो चाइना तो डूब गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई,
गया टुकड़े, ऐसी ऐसी बेफेंकू वाली बातें वो बोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि चाइना गवर्नमेंट ने ही अपनी रियल एस्टेट को बोला है चिंता नहीं करो, प्राइसेस को कम नहीं करना वरना अमेरिका तुम्हें खरीद लेगा। हम नहीं चाहते कि अमेरिका हमारी जो मेन इंडस्ट्री है उसको बाई कर ले, तो प्राइसेस को कम नहीं होने दे रहा। अब उसका फायदा क्या है? फायदा ये है जब आपकी एसेट की वैल्यू कम नहीं होती, तो जिन्होंने लोन लिया है, तो जो आपकी रजिस्ट्री है वो बैंक में गिरवी पड़ी है, बैंक के पास एसेट की वैल्यू कम नहीं हो रही, बैंक सेफ है, बैंक का पैसा एनपीए नहीं हो रहा। तो ये एक सर्कल है जो जहां पर चाइना अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठा है कि कोई बात नहीं, मेरे कुछ क्या है 1000-2000 बिलियन डॉलर यानी कि 1-2 ट्रिलियन डॉलर मुझे फेंकने पड़ेंगे अपनी स्टॉक मार्केट को स्टेबल करने के लिए, रियल एस्टेट को स्टेबल करने के लिए, कंट्री को बचाने के लिए, मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साथ में कंट्रीज को, जो कंट्रीज डिपेंडेंट थी अमेरिका के ऊपर, उनको भी बचाने वाला काम करना शुरू कर दिया। यानी कि अब वो कंट्रीज जो पहले अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थी, आज ब्लीड कर रही हैं, चाइना को दोस्त मानना शुरू कर दिया उन्होंने, और अमेरिका को थू-थू हो रही है अमेरिका की पूरी दुनिया में। अब आप सोच के देखिए कि अमेरिका ने सिर्फ चाइना को डुबोने चक्कर में अपनी कंट्री, अपनी रेपुटेशन, अपना सब कुछ तबाह कर लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था ये एशियन कंट्रीज हैं। ये इतनी जल्दी से, ये यूरोपियन नहीं है कि इतनी जल्दी से वो दबाव में आ जाएंगी। आपने एक बार बोल दिया कि रशिया का तेल नहीं खरीदना, तो यूरोपियन कंट्रीज ने तेल खरीदना बंद कर दिया। ना चाइना ने बंद किया, ना इंडिया ने बंद किया, और दोनों ही राइज कर रही हैं, दोनों ही झुकने वाली कंट्रीज नहीं है। यही फर्क होता है एशियंस में और यूरोपियंस में, यानी कि गोरों में और ब्राउन में ये फर्क होता है। तो ये सारा एक एक आपको समझना पड़ेगा कि इतना बड़ा भवंडर बनाने की कोशिश करी चाइना, अमेरिका ने, सिर्फ चाइना को डुबोने के चक्कर में। लेकिन डूब कौन रहा है? जापान, कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज। क्या इंडिया की करेंसी भी डाउन आई है? क्या चाइनीज करेंसी डाउन आई? आंसर है नहीं। सिर्फ 0.5% का फर्क पड़ा है, वो भी अब जाकर, जो हल्की सी डीवैल्यू हुई है चाइनीज करेंसी, नीचे नहीं आनी थी, बिकॉज इन्होंने वो जो डॉलर पकड़ा हुआ था उसको यूज किया अपनी कंट्री को बचाने के लिए। तो ये सारा नटशेल में है, जहां पे आपको समझना चाहिए कि ये गेम कितनी गहरी है, कैसे अपनी हेजिमनी को यूज करता है अमेरिका, कि जिसने जिसने भी आंखें दिखाई अमेरिका को। अब आपको याद है कि मोदी जी या जयशंकर जी की जब जब कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अमेरिका के खिलाफ आती है, आपने देखा होगा कोई ना कोई रिपोर्ट आ जाती है। कभी ह्यूमन राइट्स की आ जाएगी, कभी कोई रेटिंग एजेंसी आ जाएगी, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाएगी, कभी वो बोल देंगे कि यहाँ पे तो माइनॉरिटीज के जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, कभी वो बोल देंगे कि यहाँ पर तो, हाँ, कभी ना कोई इस्लामोफोबिया आ गया, कभी हिंदूफोबिया आ गया, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा आपको घेरने के लिए। और जयशंकर जी और मोदी जी हैं, उसका जवाब और जोर से देते हैं कि बेटा पहले अपने कंट्री में जो तुम्हारे वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं प्रो हमास के, प्रो पैलेस्टीन के, और उनको बच्चों को उठा उठा के तुम जेल में कर रहे हो, दूसरों को बोलने से पहले, फ्रीडम ऑफ स्पीच के पहले, पहले अपने कंट्री में तो देख लिया करो। व्हाट यू डू इन योर कंट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू व्हाट यू स्पीक इन अदर कंट्रीज। तो जब ऐसे जवाब हम अमेरिका को देते हैं, तो अमेरिका को आदत नहीं है ये सुनने की। इधर हम चपेट मार रहे हैं, उधर चाइना उन्हें चपेट मार रहा है, उन्हें इकोनॉमिकली वीक करते जा रहे हैं यूएसए को। यूएसए का एक्सटर्नल डेट 37 ट्रिलियन डॉलर का है, उसका जो 5.5% अगर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है आज की डेट में, जो कि 5.5 नहीं है, वो 8-9% है। 5.5 तो बेस रेट है, 8% ऑन 37 बिलियन डॉलर। आप सोच के देखिए, बड़ी बड़ी कंट्रीज की तो जीडीपी इतनी नहीं है जितना इंटरेस्ट सिर्फ अमेरिका को अपने डेट को सर्विस करने के लिए देना पड़ रहा है। अमेरिका इज ब्लीडिंग वेरी फास्ट, और इसीलिए ये जो चक्कर बार बार लग रहे हैं, अमेरिका इज प्लीडिंग टू चाइना, प्लीज हमें टाइम दे दीजिए, हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो ये जो हेलन आई थी यहाँ पर, येलन, जो चाइना में, शी हैड कम ऑन अ 3-day विजिट, एक दिन में भाग गई, बिकॉज चाइना ने बात ही नहीं सुनी। उन्होंने गो टू हेल। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि भारत ने ये वर्ड यूज करना शुरू कर दिया है, गो टू हेल। नाउ चाइना इज यूजिंग द सेम वर्ड्स फॉर अमेरिका, गो टू हेल, यू वांट टू ब्लीड अस, वी विल शो यू व्हाट इज ब्लीडिंग। इस तरीके से आपने बताया भैया, इसका तो मतलब सीधा सीधा ये जा रहा है कि अल्टीमेट लेवल पर सिचुएशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के अगेंस्ट जा रही हैं, और अमेरिका ने चाइना को हराने के चक्कर के अंदर, रशिया को हराने के चक्कर के अंदर अपने दोस्तों को मार डाला है।
यूरोप असलियत में अमेरिका की दोस्ती के चक्कर में मरा है, और यही रीजन है कि इमैनुअल मैक्रोन आज के दिन खुलकर कह रहा है कि यार हम मर रहे हैं, यूरोप को डाई, आप प्लीज हमारी मदद करो, मतलब इसके अमेरिका के चंगुल से बाहर निकलो। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि अमेरिका के चंगुल से बाहर निकलो। और रशिया से रिलेशन तोड़ने के बाद ही तो यूक्रेन के यूरोप के अंदर जो बर्बादी शुरू हुई है वो दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से बराक ओबामा ने अरब स्प्रिंग स्टार्ट की, उसका एक रिपरकेशन यहां पर ये है। हम्म तो अच्छा, अमेरिकन, इसलिए तो हम ये कह सकते हैं ना कि अमेरिकन फ्रेंडशिप किल यूरोप। देखिए फ्रेंडशिप अमेरिका की, दोस्ती तो जो है, दुश्मनी जो है वो तो अमेरिका से बुरी है ही, हाँ लेकिन दोस्ती भी बुरी है। अब मैं उसको हाँ समझाता हूं हाँ आपको, वो कैसे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका की दुनिया में 3 लेवल की लड़ाई है। एक उनसे जो उसकी बात नहीं सुनते, मैं उसको उदाहरण देता हूं आपको, विद एग्जांपल समझाऊंगा आपको। रशिया अमेरिका की बात नहीं सुनता, डॉलर पे काम नहीं करना चाहता, सिस्टम से बाहर रहना चाहता है, और इसकी दादागिरी को सहन नहीं करता। ईरान भी उसी कैटेगरी में आता है। तो अमेरिका ने क्या किया, या तो सैंक्शन कर दिए या उन्हें युद्ध में उलझा के रख दिया ताकि वो बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो मेरी दादागिरी को सहन नहीं करते। क्योंकि ईरान बोलता है कि मैं डॉलर में पेट्रोल को नहीं बेचूंगा, सैंक्शन कर दिया। रशिया भी ऐसे ही बात करता है कि मैं तेल अपनी करेंसी में करूंगा, किसी और करेंसी में कर लूंगा, लेकिन डॉलर में नहीं करूंगा। ये दादागिरी के चक्कर में दोनों को बर्बाद कर दिया। दूसरा है वो कंट्रीज जो बहुत वीक है, जैसे अफ्रीका है। दे आर वेरी वीक कंट्रीज, रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, लेकिन अमेरिका के सामने खड़े नहीं हो सकते। तो वहां पर उन्हें यूज करता है। कभी वहां पे टेररिज्म करा दिया। अब देखिए जितनी भी वहां पे कंट्रीज है वो एक दूसरे से लड़ रही हैं, क्योंकि हर एक कंट्री का दूसरे के साथ कोई ना कोई वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फीडिंग होती है। एक कंट्री में फीडिंग होती है, दूसरे के साथ खड़े होकर वहां पर उसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसको फीड खुद अमेरिका ने किया है, उनको लड़ा के रखते हैं ताकि ये कभी भी स्ट्रांग ना बन पाए। और उनके रॉ मटेरियल्स के ऊपर कब्जा अमेरिका हमेशा करके रखता है। दूसरा तरीका तो ये हो गया। तीसरा तरीका है जो कंट्रीज है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं, जापान, कोरिया, चाइना और भारत। ये सारे कंट्रीज वो हैं जो इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, और डॉलर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। इसलिए इनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बड़ी इकोनॉमीज भी हैं, इनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए कभी वो रेटिंग एजेंसीज को यूज करता है, कभी डॉलर का ऊपर नीचे करना शुरू कर देता है, ताकि ये मेरी नाक के नीचे दबे रहें, ये अपने आप कोई भी पॉलिसी बना नहीं सके। आज आप सोच के देखिए, जो ये 4 कंट्रीज का मैं नाम दे रहा हूं, चारों की चारों आज दुखी हैं अमेरिका की दोस्ती के कारण। भाई चाइना को अमेरिका ने ओबामा के टाइम पर दोस्त बनाया। जापान, कोरिया हमेशा से ही अलाई रहे हैं अमेरिका के। भारत नया नया, जिसको बोलते हैं मुसलमान बन रहा है, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी इंक्रीज कर रहा है। हमारी जो पिंगे हैं नई नई डलनी शुरू हुई हैं अमेरिका के साथ। 75 सालों में तो कभी हुई नहीं, अभी अभी शुरू हुई हैं। और ये चारों की चारों लोग ब्लीड कर रहे हैं अमेरिका की ये अनफेयर प्रैक्टिसेस के साथ। तो अमेरिका का ये स्टाइल है कि कैसे दूसरे कंट्रीज को दबाकर रखना है और अपनी मनमर्जी ये करवानी है ये पूरे एरियाज में। लेकिन भारत अभी तक अपने आप को सस्टेन किया हुआ है, बिकॉज उसका रीजन है हमारी सेल्फ कंजम्पशन ही इतनी ज्यादा है कि हम एक्सपोर्ट के ऊपर इतना डिपेंडेंट अभी तक हुए नहीं है। और अगर हो भी रहे हैं तो हम हर एक कंट्री के साथ बात करते हैं, लेट्स टॉक इन INR। हम इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे, डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, ताकि हमारी डिपेंडेंसी इंडियन डॉलर के ऊपर रहे ही नहीं। हमने अपने आप को काउंटर करना शुरू कर दिया। ऊपर से जैसे आपने पहले बोला कि अमेरिका का स्विफ्ट के ऊपर एक कॉपीराइट है कि सारा दुनिया स्विफ्ट से चलती है, हमने UPI खड़ा कर दिया। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका को तंग कर रही हैं और भारत को स्टेबल कैटेगरी में रखती जा रही हैं। तो ये कुछ काउंटर्स हैं, जैसे चाइना ने काउंटर किया अमेरिका को अपनी पॉलिसीज के साथ, भारत अपने तरीके से कर रहा है। जापान और कोरिया के पास कोई फॉल बैक अरेंजमेंट ही नहीं था, इसीलिए सबसे ज्यादा ब्लीड वो 2 कंट्रीज कर रही हैं। चाइना अपने आप को सस्टेन कर लेगा, मैं आपको आज भी बोल रहा हूं, ये बहुत रिजिलियंट है, ये बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये मरते मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और भारत में भी भारतीय तो आज तक भाई इस्लामिक कंट्री जो हैं
इनके सामने नहीं झुके, मुगलों के सामने नहीं झुके। 4 साल तक नहीं ये झुके। 1000 साल तक एक भारत ही है जो झुका नहीं है, और यहां पर गजवे हिंद नहीं करने दिया, वरना वो जौन सी कंट्री में गए, मुगल ये सभी जगह पर वो वहां पर सिर्फ कत्लेआम किया, पूरी की पूरी कंट्रीज को इस्लामिक कर दिया, हमारी कंट्री को वो नहीं कर पाए। दैट इज बिकॉज ऑफ अस ओनली, हमारी रेजिलियंस। तो एशियंस की रेजिलियंस ऐसी है, अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये इनका जो सीक्रेट मिशन है, ये अपने फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं अमेरिका वाले, और कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। खैर, जिस तरीके से आपने भैया समझाया दैट इज अल्टीमेट, और मेरे हिसाब से हम एक बहुत ही अच्छे लेवल का ये डिस्कशन करके गए हैं। इसमें अभी बहुत सारी डायमेंशंस रह गई, लेकिन टाइम का अपना एक कंस्ट्रेन होता है, उससे ज्यादा अगर लगाएंगे तो वो फिर हमारे बहुत सारे आइडियाज जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। खैर, अभी ना हम ना इस हरि डिस्कशन जी, आई कैन लिटरली, ये टॉपिक ऐसा है, हम 2 घंटे भी इसको, क्योंकि इसमें और इतनी डेप्थ है, भैया हम मैं बता नहीं इसके सकता आपको। डेप्थ्स को अलग अलग हेडिंग्स के साथ डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कई बहुत सारे जो है ना, मतलब यहाँ उनको लगता है कि दुनिया के सबसे बिजी इंसान वो हैं, वो इस चीज को बैठ के नहीं सुनेंगे, और इसलिए हम चाहते हैं वो सुने कि हमने कितने इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से इस टॉपिक को रोक रहे हैं, और बाकी जो डायमेंशंस हैं वो अलग हेडिंग्स के साथ हम दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक थैंक यू। और हमारे दोनों के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.